Assalamu alaikum students, this is Mohammad Iqbal Bhabakhe, your course facilitator for the FAR1 paper from Tabani's School of Accountancy. Welcome to the part 3 of this comprehensive question by the name of SK Limited. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना वो 2016 का जो है वो कंप्यूटेशन कर लिया होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स पे सब ने लिखकर नहीं दिखाया है, दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी लिखें ताकि ये पूरा सेशन इंटरैक्टिव हो, डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो। ठीक है, आज की तारीख में हमने क्या करना है, हमने आज की तारीख में यार इसकी जो है ना वो हमने एनालिसिस करनी है और मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। कमेंट्री लिखते वक्त हमने ये दिमाग में रखना है कि जो एडिशनल नोट्स होंगे ना उसको हमें मद्देनजर रखना है। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद आपने कमेंट्री लिखनी है। देखिए, मैंने आपको क्लास के अंदर कमेंट्री लिखना सिखाया है, लिखवाया नहीं है, सैंपल नहीं दिया, सैंपल भी दिया है और हमने क्लास के अंदर कमेंट्री लिखी है बाकायदा। और मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से वोकैबुलरी के वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, हमें क्या ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए जिससे हमारा आंसर और क्वालिटी वाइज लगे टू द एग्जामिनर। ये सारी चीज़ हमने बहुत डिटेल में की है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, राइट अ कमेंट्री एंड पोस्ट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, उसके बाद रिज्यूम करें और देखें कि मेरी एनालिसिस आपकी एनालिसिस के साथ सिंक करती है कि नहीं करती है, और फिर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको उसका आइडियल आंसर प्रोड्यूस करूंगा ताकि ये डायलॉग लगे, इंटरैक्टिव हो, मोनोलॉग ना हो। आइए जरा से इसको देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है सर, हमने सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 के अंदर विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2017 क्या कहता है ये, द सेलिंग प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 5%। द सेलिंग प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 5% टू बूस्ट द सेल्स वॉल्यूम। ये ना भी कहता तो हमें पता है कि जब सेलिंग प्राइस कम करनी होती है तो कंपनी की इंटेंशन सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना ही होता है, जो कि हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि 2016 में 30 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे और 2017 में 39 हो गए। ये हमें दिख भी रहा है। अगर ये ना भी कहता, ये वाली लाइन अगर ना भी कहता, तो हमने सवाल के अंदर, बहुत सारे सवाल के अंदर हमने ये अजम्पशन ले ली कि सेलिंग प्राइस अब डिक्रीज होती है तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है। ये हमें पता है। जब सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है तो साथ साथ आपका कॉग्स भी बढ़ता है, जो कि हमें सवाल के अंदर नजर भी आ रहा है कि पहले 210 था, फिर 273 हो गया, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए आपको पीछे से गुड्स भी चाहिए होंगे, तो कॉग्स भी बढ़ेगा। जब कॉग्स बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप टेक्निकली देखें तो 90 से 98 हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर अगर आप टेक्निकली देखें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, यानी कि 90 से 98 हुआ है, एब्सोल्यूट हुआ है। लेकिन जब हम जीपी मार्जिन को देखेंगे, जब आप अपने मार्जिन निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2017 में हमारे पास 26.42 था और 2016 में हमारे पास 30% था। हमारा मार्जिन गिरा दिया गया, हमारा मार्जिन गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि जब सेलिंग प्राइस गिरती है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब परसेंटेज फॉर्म के अंदर, सॉरी, मार्जिन मतलब परसेंटेज फॉर्म के अंदर आपका गिरना ही होता है। आपका सेलिंग प्राइस जब गिरती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरता ही है, लेकिन आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसीलिए ही तो हम सेलिंग प्राइस गिराते हैं। मार्जिन एक्चुअली छुपा हुआ होता है प्राइस के अंदर। तो जब हम प्राइस गिराते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्राइस गिर जाती है। जब हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं तो हम प्राइस प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हैं, जिससे हमारा मार्जिन तो अच्छा हो जाता है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ जाता है। ऐसे हमने बड़ी सुपरमार्केट की एग्जांपल देखी, हमने टेक कंपनीज की भी एग्जांपल क्लास में देखी थी। तो ये बात तो समझ में आती है कि ये 30% से 26.42 पे इसलिए गया है। आपका एब्सोल्यूट अमाउंट 90 से 98 हो गया, 8 मिलियन आपने बढ़ा दिया, लेकिन यार आपका मार्जिन गिर गया 30% से 26% पे आपका पहुंच गया, बिकॉज ऑफ दी लोवरिंग दी सेलिंग प्राइस। तो पहला कमेंट तो सर आपने यहाँ ये लिखना है। मैं आपको सिर्फ रफ पॉइंट्स लिख के दिखा रहा हूँ, कमेंट्री आपने लिखनी है प्लीज़। उसके बाद मैं आपको सैंपल आंसर भी प्रोड्यूस कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं नोट्स के अंदर बात करूंगा वो ये बात करूंगा कि भाईजान मेरी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो मैंने लोअर कर दी है, ठीक है, कितने से, 5% से, टू बूस्ट क्या, सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। और इसी वजह से यही रीज़न है, दैट्स द रीज़न ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुए। ये हो गया पहला कमेंट, ठीक है। अच्छा, आंसर के अंदर ये भी आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा आंसर, क्वालिटी वाइज आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा जब आप ये लिखोगे कि फ्रॉम 30% टू 26.4%, यानी कि आंसर के अंदर ये आपके कैलकुलेशन भी आ जाए, एग्जामिनर को पता चले कि यार ये आंसर के अंदर अपना कैलकुलेटेड जो फिगर्स है वो भी लेकर आ रहे हैं। तो फ्रॉम दिस टू दिस, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
ये पहला नोट आप डालोगे। अच्छा, दूसरा नोट आप क्या डालोगे, अगर टेक्निकली आप ये देखो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का हमारा क्या हाल है भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका इंप्रूव्ड हुआ है थोड़ा सा 7.33। इस थोड़े को हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, मियर इंप्रूवमेंट, माइनर इंप्रूवमेंट। हालांकि 1% ऑलमोस्ट 1% का इंप्रूवमेंट है, माइनर तो नहीं कह सकते, लेकिन 1% का इंप्रूवमेंट माइनर रखता है। तो 7.33 से, अच्छा एब्सोल्यूट अमाउंट सर हमारी है अगर हम देखें तो 20 से 30, यानी कि 8 मिलियन का प्रॉफिट भी बढ़ा है, एब्सोल्यूट में भी बढ़ा है और मार्जिन भी बढ़ा है। तो ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ, हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, आपका मार्जिन गिरा है। तो ऐसा क्या हुआ भाई, ड्यूरिंग 2017 सप्लायर्स डिमांडेड द प्राइस ऑफ 4%। अच्छा भाई, सप्लायर ने भी आपको बोला कि 4% से इंक्रीज करो। सब एसकेएल रेजिस्टेड द प्राइस इंक्रीज, यानी कि वो इम्पैक्ट लेके नहीं आया, यानी कि कॉग्स के अंदर जो इम्पैक्ट है ना वो प्राइस का नहीं आया, वॉल्यूम का आया। वॉल्यूम बढ़ा तो कॉग्स बढ़ा, सप्लायर की इंक्रीज करने से कॉग्स पे इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि उसने प्राइस को रेजिस्ट किया। हाउएवर बोथ पार्टीज अग्रीड टू रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पेबल डेज कम हो गए होंगे, इसका मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई होगी। जरा चेक करते हैं, करंट लाइबिलिटी देखिए 80 से 50 हो गई। क्यों, क्योंकि जहां आपने ज़्यादा देर आप ले रहे थे वहाँ आपने कम दिन के अंदर सप्लायर को सेटल कर दिया। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई होगी, लेकिन इसका इंपैक्ट कॉक्स पे नहीं आया होगा। कॉक्स बढ़ने की वजह वॉल्यूम है, प्राइस नहीं है, ये बात भी समझ में आती है। थर्ड पॉइंट, एसकेएल हैड बीन रनिंग इट्स बिजनेस इन अ रेंटेड बिजनेस हुज रेंट वाज 15 मिलियन। पहले 15 मिलियन था, 2016 में 15 मिलियन रेंट चार्ज हो रहा था, जिसके बाद आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 22 था। अच्छा, ये रेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आ रहा होगा फॉर श्योर। इस साल में 2017 के अंदर कंपनी ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग परचेज कर ली 200 मिलियन में। ओके, फंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के जरिए पार्शली लॉन्ग टर्म लोन्स के जरिए अरेंज हुए, पार्शली आपने कैश दिया होगा। पूरी बैलेंस शीट के अंदर मुझे कैश नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है करंट एसेट के अंदर छुपा हुआ हो, लेकिन अगर करंट एसेट भी आप देखें तो बहुत सिग्निफिकेंटली 200 से 90 मिलियन पे आ चुके। तो इसका मतलब एक्सक्यूज मी, इसका मतलब ये हो गया कि पार्शली आपने कैश भी ख़त्म किया, क्योंकि 200 से 90 की जो जंप है वो ख़तरनाक है। तो आपने कैश इस्तेमाल किया, जिससे आपका कैश की जो 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 डिप है वो नज़र आ रही है। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन अगर आप देखिए 100 से 170 मिलियन बढ़ गया, तो सर समझ में भी आता है कि लॉन्ग टर्म लोन भी आपका बढ़ा, तो ये बात सिंक बैठती है। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे एक बात ये करी कि यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की 40 साल है। इसका मतलब ये हो कि एग्जामिनर ने आपको ये ऐसे ही नहीं दे दिया, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन भी चेक किया। 200 मिलियन की अगर बिल्डिंग है और 40 साल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मैं 200 को डिवाइड करूँ 40 से, तो मेरे पास 5 मिलियन का डिप्रिसिएशन आ गया, विच इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेंट दैट इज़ बीइंग सेव्ड। आपका डिप्रिसिएशन तो 5 मिलियन आएगा, लेकिन आपका 15 मिलियन का जो रेंट है वो भी सेव हो रहा है। तो नेट इम्पैक्ट आपका बस 10 मिलियन का पॉजिटिव आएगा। इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी और एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बात भी मैं इसके अंदर लिखूंगा कमेंट्री के अंदर, और क्या लिखूंगा कि सर मेरी जो बिल्डिंग है उसका जो रेंट है वो कितना है, 15 मिलियन, वो सेव हो रहा है, बीइंग सेव्ड, ठीक है, एंड इट इज हायर देन depreciation which is 5 मिलियन। तो इसका जो इम्पैक्ट है is being shown in NP मार्जिन में भी और एब्सोल्यूट अमाउंट में भी। एम आई क्लियर क्लास? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि एग्जामिनर आपको वैसे इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपको नेट इम्पैक्ट भी कैलकुलेट करवाना होता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं सर, उसका क्या पॉइंट है, 75% ऑफ द सेलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर्ड इन 2016 वाज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि ये जो सर था ना, आप ये देखें कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट तो बढ़ा लेकिन सेलिंग नहीं बढ़ी। हालांकि सेलिंग भी बढ़ती है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे होते हैं सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से, लेकिन चूंकि फिक्स कॉस्ट थे तो 75% फिक्स कॉस्ट है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये आप देखिए कि 60 से ये 55 तो हुई, यानी कि कम तो हुई है बिकॉज ऑफ द रेंट सेव्ड, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। बिकॉज ऑफ द रेंट सेव्ड, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा नहीं आया। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, तो जिसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इतना इंक्रीज पे नहीं आया, जो कि अदरवाइज सेलिंग के बढ़ने की वजह से
सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये नेट प्रॉफिट आपका और स्क्विज होता है और नीचे जाता है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस भी वॉल्यूम के हिसाब से ही बढ़ते हैं। और बीइंग एन ऑडिटर आप इसको ऑडिट भी कर रहे होते हैं कि रेशो के हिसाब से चीज़ें बढ़ भी रही कि नहीं बढ़ रही। तो आप ये भी इसका लिखेंगे कि तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये वाला भी शो करेंगे, सिर्फ पॉइंट डाल रहा हूँ कि सेलिंग एक्सपेंस जो है ना वो आपके 75% जो है ना वो फिक्स्ड है। तो इसका भी आप इम्पैक्ट लिखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, लिख के दिखाएंगे सर, लिख के दिखाएंगे कमेंट्री बॉक्स के अंदर। इम्पैक्ट आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, इसका इम्पैक्ट आप लिख कर दिखाएंगे। समझ में आती है बात? तो सर ये हो गई हमारी नोट्स। अच्छा, एक और बात दिमाग में रखिएगा, एग्जामिनर ने बहुत आपको क्लियर किया है, ये भी दिमाग में रखिएगा, कैलकुलेट द कीपिंग इन व्यू द इन्फॉर्मेशन, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह करते हैं जिस तरह मैंने किया, क्योंकि मैं तो आपको नोट्स बता रहा हूँ, इस तरह करते हैं। ये काम नहीं करना। जब एग्जामिनर ने आपको एंड का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की अलग दोगे, लिक्विडिटी की अलग दोगे, बाय गिविंग अ प्रॉपर हेडिंग। तो सर यहाँ पे बजाय इसके कि मैं नोट्स की हेडिंग डालूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि एंड का वर्ड इस्तेमाल हो गया। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी, यहाँ बात होगी लिक्विडिटी की। सर लिक्विडिटी का मतलब, सर लिक्विडिटी में मेरे पास एक ही रेशो है, विच इज करंट रेशो। ठीक है, अब करंट रेशो के ऊपर बात करेंगे। करंट रेशो सर अगर हम देखें तो हमारे पास करंट रेशो के अंदर करंट एसेट्स, करंट रेशो हमारा गिरा है, बढ़ा है? तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं। सर गिरा है, सिग्निफिकेंटली गिरा है। इसकी रीजन बड़ी ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट का गिरना तो इसलिए समझ में आया क्योंकि सर कैश गिर गया, क्योंकि आपने बिल्डिंग अक्वायर करी है। ठीक है जी, करंट एसेट का गिरना तो इसलिए हो गया क्योंकि आपने जो है ना वो बिल्डिंग अक्वायर करी है सर, तो करंट एसेट तो आपका गिरना ही गिरना है। दूसरी बात यह है कि कैश आपका एक और सूरत में भी इसलिए कम भी हो गया क्योंकि आपने पेमेंट्स प्रॉम्प्ट करी है, आपने पेमेंट प्रॉम्प्ट करी है, यानी कि आपने क्रेडिट पीरियड कम कर दिया ना। तो चूंकि क्रेडिट पीरियड आपने कम कर दिया तो सप्लायर को पेमेंट गई फौरन। ठीक है, तो सप्लायर को पेमेंट फौरन गई तो कैश गया। तो बिल्डिंग की वजह से और प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से आपका करंट एसेट कम हो गया, करंट लाइबिलिटी भी कम हुई। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर करंट लाइबिलिटी भी तो कम हुई, लेकिन करंट लाइबिलिटी का कम होना उतना असर नहीं किया जितना करंट एसेट का कम होना कर, यानी कि न्यूमरेटर ने आंसर को ज़्यादा इंपैक्ट कर दिया बजाय ऐसे कि डिनोमिनेटर करता। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज, हमारे करंट रेशो हमारा हिल गया। So that's it class for as far as the today's session is concerned. We have covered the entire topic, entire question based on the SK Limited. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सवाल है जिसके अंदर एग्जामिनर ने IAS 16 को भी टेस्ट कर लिया है, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साल के रेशोज कंप्यूट करवा दिए हैं, कमेंट्री भी अच्छी खासी है, यूनिट सोल्ड से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। इस सवाल को आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है और कमेंट्री के अंदर कमेंट लाजमी देना है ताकि मैं आपको एक आइडियल आंसर इसका प्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है जी, आंसर उसी को प्रोड्यूस करूंगा जो कि कमेंट्री में मुझे लिख कर बताएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इंटरैक्टिव सेशन से भी कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्लास। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।